सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस के लिए जो है ये हमारी बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव जो है चला हुआ है और काफ़ी अच्छे से हमारा जो है ये इनिशिएटिव चला हुआ है, जिसके अंदर जो है आप डेली भाग लेते हैं। आपकी तैयारी को और पुख्ता बनाने के लिए आपका सिलेक्शन मटेरियल जो है यहाँ पर प्रदान करने के लिए ही जो है ये सारी प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जिससे जो है आपका सिलेक्शन 2026 में हरियाणा पुलिस के अंदर हो जाए। बस आपको एक ही चीज़ दिखानी है, कंटिन्यूटी दिखानी होगी, डेली जो है आपको पढ़ते रहना होगा। ठीक है। मोस्टली 70 से 80% अभी बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ या तो अपना जो ग्रुप सी का पेपर दे के आए थे उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर जो है हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। मैक्सिमम जो 20 से 30% बच्चे हैं ना, वही जो है हरियाणा पुलिस की तैयारी अभी इस टाइम में जो है कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा उन्हीं 30% बच्चों में जो है कॉम्पिटिशन होने वाला है। ठीक है। बाकी तो सारी भीड़ है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ वेट ही करते रहते हैं ऐसी चीज़ों का। ठीक है। ये मैं सिर्फ संदेश उन्हीं बच्चों को देना चाहता हूं जो 20 से 30% बच्चे हैं और सीक्वेंस वाइज जो है अपनी तैयारी पीछे से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी हार मत मानिएगा, अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के जो है आप अपना टाइम भी वेस्ट मत कीजिएगा। देखिए, जो आप HSSC CET का पेपर दे के आए हैं, अब आपके हाथ में तो नहीं कि भाई आप कहेंगे भाई आज रिजल्ट आ जाए तो आज रिजल्ट आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है आगे के लिए कि कैसे जो है जैसे ही आपको चांस मिले उसी चांस में जो है आप अपने चांस को जो है सक्सेसफुल में जो है कन्वर्ट कर पाए। बाकी आप पेपर दे के आए हैं, देखिए स्टैटिक चीज़ है, रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो हफ्ते बाद आ जाएगा। रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन भी आएगा। ये चीज़ें स्टैटिक हैं, आज नहीं तो कल होंगी। बस चेंज यही है, जो समय आपको अभी मिला हुआ है ना, ये बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद जो है समय तो मिलेगा, लेकिन उतना समय नहीं मिलेगा जितना अभी मिला हुआ है। ये मान के चलिएगा कि अभी जो आपको समय मिला हुआ है ना, रिजल्ट और नोटिफिकेशन से पहले का, ये समय आपका बोनस चला हुआ है। और इस बोनस समय को जो है जिसने अच्छे तरीके से जो इसका यूज कर लिया, डेफिनेटली उसका जो है सिलेक्शन 2026 में पक्का समझो। ठीक है। तो चलिए, आज हम हरियाणा जीके की जो लास्ट 5 साल के हमारे PYQ सीरीज चली हुई है, उसी के अंदर जो है 57वां भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। 57वां भाग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं कंप्लीट 56 भाग यहाँ पर करवा चुका हूँ। और ये हमारी जो है 44वें भाग से हम क्या लगे थे, 44वें भाग से हम लगे थे। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम हरियाणा पुलिस का पेपर करवा रहे हैं, हरियाणा पुलिस। ठीक है। हरियाणा पुलिस PYQ। ठीक है। PYQ हम सोल्व कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, 2021 वाला कर रहे हैं। 44वें भाग से हम लगे थे और हम जो है 57वें भाग पे आ चुके हैं। अब मेरे हिसाब से जो है 4-5 पेपर और बचे होंगे। टोटल जो है 20 शिफ्टों के अंदर, 18 से 20 शिफ्टों के अंदर जो है ये पेपर लिया गया था। ठीक है। मोस्टली सारी शिफ्टें हम कर चुके हैं, तो 3 से 4 या फिर 5 पेपर और बचे हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके बाद जैसे ये 2021 का पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है एक और पेपर मैं आपको कराऊंगा। कौन सा कराऊंगा, हरियाणा पुलिस 2024 वाला। वो पेपर देखना कितना इजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये अपनी तैयारी आपको 2021 के अकॉर्डिंग ही करनी है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो चलिए, आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, कार्यकारी अध्यक्षता की प्रणाली के तहत, तो कार्यकारी अध्यक्षता प्रणाली के तहत संसद राष्ट्रपति का चुनाव करती है, या फिर लोग सीधे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का चुनाव करता है, या फिर प्रधानमंत्री और परिषद जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो फंसे हुए क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर जो है थोड़ा सा आपके क्वेश्चन की जो पूछने की जो लाइनिंग होती है ना, लैंग्वेज होता है, उससे खेलता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोस्टली मैं 99% जो है कह सकता हूँ कि बच्चे जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे। ये जो ऑप्शन बी वाला है ना, ऑप्शन बी वाला, इसको बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे। मैं 99% ये बात बता सकता हूँ। और राइट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही है। HSSC की मैं बता रहा हूँ, HSSC ने ऑप्शन बी को ही ये सही माना है। ठीक है। इसीलिए आपको डीपली अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना होगा और फिर ऑप्शन के हिसाब से समझना होगा कि क्या एक्चुअल में जो है वो पूछना चाह रहा है। अब यहां पे जो है अगर स्पेसिफिक भारत लिख देता ना,
HSSC जो है भारत लिख देता तो हम मान सकते थे कि भाई सीधा राष्ट्रपति का चुनाव जो है लोगों के द्वारा नहीं होता, उस केस में हम जो है इस ऑप्शन नंबर बी को नेग्लेक्ट कर देते। अब जो कि यहां पर जो है किसी भारत, ना तो भारत का नाम लिखा गया है ना ही किसी विशेष देश का नाम लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है HSSC ने, तो ये जो है HSSC के द्वारा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस होती है ना, जो पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक कंसेप्ट, उसके आधार पर जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लोग सीधे राष्ट्रपति का जो है चुनाव करते हैं। अब क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन का डिटेल जो है मैंने आंसर नीचे लिखा गया है। पूरे क्वेश्चन को लिखने में एक पेज वेस्ट हो गया है। मैटर ये नहीं करता कितने पेज वेस्ट हो गया है, मैटर ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं HSSC कैसे क्वेश्चनों की लैंग्वेज से खेलती है, और इन्हीं चीजों को आपको पकड़ना होगा। ये एक नंबर है भाई, एक नंबर नहीं है, ये सिलेक्शन है भाई। जो बच्चा यहां पे इस क्वेश्चन को ठीक कर गया ना, मेरे हिसाब से वो काफी अच्छी जो है रास्ते पर चल रहा है, और बहुत आगे जो है वो सभी बच्चों से जो है निकला हुआ है। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके जो है इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। अब दो प्रमुख प्रणालियां होती हैं, ठीक है, दो प्रमुख प्रणालियां कौन कौन सी होती है। एक तो संसदीय प्रणाली होती है, जैसे कि भारत के अंदर है। भारत के अंदर कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। अब संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति राज्य प्रमुख नाम मात्र का होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसकी जो सारी शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री यूज करता है। मतलब जो भी काम होते हैं ना देश के अंदर, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही जो है सारे काम होते हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, और राष्ट्रपति का चुनाव जो है इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे दिया भी गया है, देखो ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 99% जो बच्चे हैं ना ऑप्शन नंबर बी कभी भी जो है इसका आंसर नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, आइए एक एक करके देख रहे हैं। संसदीय प्रणाली हमने देख ली, और भारत के अंदर जो है संसदीय प्रणाली ही लागू है। ठीक है, अब हम दूसरी प्रणाली देख लेते हैं जो कार्यकारी अध्यक्षीय प्रणाली है। क्वेश्चन के अंदर देखिए साफ लिखा गया है, यहां पे ये लिखा गया ना कार्यकारी अध्यक्षता प्रणाली के तहत। अब इसकी देख लेते हैं कार्यकारी अध्यक्षता प्रणाली क्या कहती है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे अमेरिका, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर जो है कौन सी प्रणाली है, कार्यकारी अध्यक्षता प्रणाली है, यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम है अमेरिका के अंदर। अब अगर यहां पर स्पेसिफिक अमेरिका दे देता ना तो डायरेक्ट आप लगा देते, क्योंकि भाई अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है वो तो डायरेक्ट जो है लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। यही तो एग्जामिनर खेलता है, यहीं पर जो है एग्जामिनर भीड़ को कम करने की कोशिश करता है, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आपको बोनस समय मिल रहा है ना, इस समय का उपयोग जो है आप ऐसी डिटेलिंग के लिए जो है यूज कीजिएगा, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ना उसके बाद जो है आपका दिमाग सीधा टारगेट करेगा, मुझे सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके। ठीक है, उस समय आपका जो दिमाग है इन चीजों से भटक जाएगा कि मुझे बेसिक से पढ़ना है, और भाई डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से आप अभी आपके माइंड में ना तो रिजल्ट की कोई टेंशन है, ना हरियाणा पुलिस के कोई रिजल्ट की टेंशन है। इसीलिए ये जो समय है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, और बेसिक से पढ़ने के साथ साथ जो है अच्छे से पढ़िएगा, डीपली एक एक जो डेफिनेशन होती है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब कार्यकारी अध्यक्षता प्रणाली अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक कार्यकारी का जो है प्रमुख होता है, और जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति का चुनाव करती है। इतना समझने के बाद जो है अब आप जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर करेक्ट कर देंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि अब जो है आप यहां पर ऑप्शन नंबर बी को जो है करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब समझ आया, ऐसे जो है चीजों को आपको पढ़ना होगा, और ऐसे जो है चीजों को टैकल करना होगा, तभी जाके जो है HSSC के अंदर जो है आप अपनी पकड़ जमा पाएंगे, और 2026 के अंदर हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ एक चीज़ें मैंने और लिख दी है, इनको भी पढ़ लेना भाई। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, वैसे जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर मैंने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF देने का मतलब, और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने एक एक लिखी गई है ना, ये एक एक चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, यकीन मानिएगा। एक एक चीज़ें मैं एक एक लाइन कहीं कहीं से उठा के लेके आया हूँ, ताकि आपको समझने, जो लोकल लैंग्वेज में आपको समझ आता है, मुझे जैसे लोकल लैंग्वेज में समझ आता है, आई होप आपको भी लोकल लैंग्वेज में आसानी से समझ आ जाएगा। इसीलिए ये लोकल लैंग्वेज यहाँ पर लिखी गई है, वरना ऑफिशियल चीज में जो है मैंने यहां पर आपको समझा दिया। ठीक है, लोकल लैंग्वेज देख लेना, काफी अच्छे से आपको जो है चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार के मुख्य डैश दस्तावेज होते हैं। तो आप जब हमारा भारतीय जो संविधान देखेंगे ना, उसके अंदर जो है बजट कहीं भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सा आपको शब्द देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा
वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वित्तीय विवरण। ये शब्द जो है आपको संविधान में देखने को मिलेगा और ये किस अनुच्छेद के तहत आपकी व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 112। ओके, अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है और ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये सरकार के बजट से संबंधित है, ठीक है। बजट जो है वर्तमान में आप देखते हैं ना, बजट, यही जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण को ही मुख्य बजट दस्तावेज जो है कहा जाता है, ठीक है। और इस दस्तावेज में यानी कि बजट के अंतर्गत क्या होता है? सरकार की जो है अनुमानित प्राप्तियां होती है, राजस्व होता है, व्यय यानी कि खर्चा होता है, ठीक है। ये सभी जो है खर्चा कहां पर सरकार करेगी या फिर सरकार को प्राप्तियां कहां से हुई है, तो वो सारी जानकारी जो है बजट के अंदर होती है, जिसको संविधान के अंदर अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कहा गया है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आइए देख लेते हैं। राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो डल झील कहां पर है? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है। और ये कहां पर अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये अवस्थित है। पुलिकट झील और सांबर झील की मैं बात करूं तो सबसे पहले राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांबर झील इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और पुलिकट झील की मैं बात करूं तो ये आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु की बॉर्डर पर अवस्थित है, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, एपी से आप समझ लेना आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दोनों की सीमा बॉर्डर पर अवस्थित है पुलिकट झील हो गई, ठीक है। इसके बाद चिल्का झील आप सभी को पता है ये उड़ीसा के अंदर अवस्थित है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर ये अवस्थित है। ऐसे चीजों को जो है आपको याद रखना पड़ेगा और ऐसे ही आपको जो है, मेरा ऐसा मानना है, रिटर्न एग्जामिनेशन तक आप मिनिमम मान के चलिएगा 6 महीने, ठीक है, मैक्सिमम तो आपको मिलेगा, वो बोनस ही पॉइंट है। 6 महीने तक अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य के जो है बेहद करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी भाई एमसीक्यू बहुत सारे यूट्यूब करवाते हैं, वन लाइनर जीके आपको करवाते हैं, आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू यही है, अगर आप जो है आपका लक्ष्य बन चुका है और आपको जो है सरकारी नौकरी लगनी है, वो भी हरियाणा पुलिस के अंदर 2026 का सिलेक्शन चाहिए, आपको नहीं जाना 2029 वाले विधानसभा इलेक्शन के आसपास, तो भाई आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। 6 से 8 महीने मुझे दे दो, यकीन मानिएगा, थोड़ा विश्वास रखिएगा भाई, मैं ये तो नहीं कह सकता या फिर लिख के तो नहीं दे सकता आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, हाँ इतना कॉन्फिडेंस आपको जरूर दिलवा दूंगा, आपके एग्जाम तक किसी भी चीज के बारे में आपको घबराहट नहीं होगी, जो 60 मार्क्स का मैंने प्रॉमिस आपसे किया है, ठीक है। मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपका जो एंड है वो स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये मैंने डिटेल से यहां पे दे दिया, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया पुलिस पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे ऊपर आता है? तो ये 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन क्या है? पुलिस अधीक्षक है, ठीक है। वैसे इन रैंक के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूं, सबसे बड़ा पद, ठीक है, सबसे बड़ा पदक नहीं लिख दिया, पद आएगा भाई, पदक तो गोल्ड मेडल थोड़ी मिला है, ठीक है, ये पुलिस के रिगार्डिंग है भाई, ठीक है, याद रखना। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में ये सारी बता चुका हूं पुलिस के रिगार्डिंग, ठीक है। और सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा हो जाएगा कांस्टेबल जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा कौन से हो जाएगा? डीजीपी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई निम्नलिखित में से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे चौथा ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से जो है सबसे ऊपर कौन सा आता है? तो सबसे ऊपर आता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एडीजीपी बोलते हैं, ठीक है, एडीजीपी आ जाएगा ना, एडीजीपी बोलते हैं, यानी कि ये जो डीजीपी होता है ना, डीजीपी, इसके बाद कौन सा पद आता है? इसके बाद एडीजीपी का पद आता है, ठीक है, एडीजीपी आता है, ठीक है। ये चीजें आप ऐसे ही याद करेंगे और ऐसे ही आप याद रखेंगे। 2021 में जो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना वो काफी पूछे गए थे, 2024 में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सीपीआर, सीआरपीसी, आईपीसी और जो मूल विधि होती है, ठीक है, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। यहां से आप जो है क्वेश्चनों के लेवल देख लेना, ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ ना 2021 में, ये तो आपको पक्के करते ही चलना है। बाकी जब हम आपके एग्जाम नियर बाय जो है कंप्लीट मैं आपका चैप्टर करवा दूंगा, आईपीसी, सीआरपीसी और मूल विधि, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ इस तरीके से जो है अपनी तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है, भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाले मुख्य नियामक प्रावधान और कानून है। तो भारत में जो रिश्वतखोरी होती है और भ्रष्टाचार होता है, इसको नियंत्रण करने के लिए जो है मुख्य नियामक जो प्रावधान यानी कि जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं वो कौन से हैं और कहां पर है, तो ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है। ठीक है, 1988 के तहत जो है भारत में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए जो है ये अपराध घोषित किया गया है। यहाँ पे देखो, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने वाले मुख्य नियामक और प्रावधान कानून भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, जो लोक सेवकों को रिश्वत देने और लेने तथा अनुचित लाभ प्राप्त करने का अपराध जो है घोषित करते हैं। ये 3 लाइन जो है आपको अच्छे से याद रखनी है। देखिए, अब डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको जो है फॉर एग्जाम्पल मान के चलिएगा मैं ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको ना देता, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन रीड करता और जो है ऑप्शन नंबर डी बताकर निकल लेता, तो अगेन अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता ना तो डेफिनेटली आप नहीं बता पाते। अब मैंने जो 3 लाइन यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ना, इसको अच्छे से आपको रीड करना है और एक बार समझने की कोशिश करना है। अब वर्तमान में 2026 में भी अगर आपसे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार आप देखेंगे ना तो आपके माइंड में जो है ब्लिंक कर जाएगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भाई ये बात कही गई थी और जो है हमें बताया भी गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें बताने और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखने का सिर्फ यही मकसद है। बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये जो पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ना, भले आप चाहे शॉर्ट नोट्स ना बनाए, लेकिन या तो इसको सॉफ्ट कॉपी में अपने पीसी या लैपटॉप पे सेव कर लेना या फिर इनकी हार्ड कॉपी निकलवा लेना। यकीन मानिएगा ये जो आपकी पीडीएफ है ना, ये आपके सिलेक्शन तक जो है आपके काम आने वाली है। ठीक है, वर्तमान में मुझे पता है मोस्टली लोग क्या करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और उसको किसी कोने में फेंक देते हैं। ऐसा इस पीडीएफ के साथ मत कीजिएगा, बहुत ही काम की ये पीडीएफ आपके लिए होने वाली है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है वैश्वीकरण को संदर्भित करता है। तो वैश्वीकरण को कौन संबंधित करता है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा एकीकरण। मतलब वैश्वीकरण आप सभी जानते हैं, जब सभी देश जो है एक साथ आते हैं, व्यापार करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इसी माध्यम को जो है वैश्वीकरण की संज्ञा जो है दी जाती है। नीचे डेफिनेशन भी जो है दी है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा एकीकरण। मतलब फॉर एग्जांपल वैश्वीकरण का यही मतलब है, भारत और अमेरिका या फिर कोई भी देश एक साथ मिलकर जो है व्यापार करते हैं, इसी को जो है वैश्वीकरण बोला जाता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का यह का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ता एकीकरण और जो है अन्योन्याश्रयता है, जो व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो है बढ़ावा देता है, इसी को जो है वैश्वीकरण बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आसान भाषा में जो है आपको प्राप्त हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, हाल ही में मुंबई में NARCL का पंजीकरण बैंक की वहीं से खराब ऋणों को साफ करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, NARCL क्या है, तो NARCL की जो है हमसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, किस चुनाव प्रणाली में उम्मीदवार जो दूसरे से आगे है, जो सबसे पहले विजय पद को पार करता है, विजेता कहलाता है। आप सभी जानते हैं हमारे जो चुनाव प्रणाली है ना, चुनाव प्रणाली में क्या होता है, जो पहले जीत जाता है ना, मतलब नहीं करता कि उसके 50% वोट मिले हैं या नहीं मिले। मतलब फॉर एग्जांपल ये मान के चलो यार, ये एक जो है रेस हो रही है। ठीक है, ये एक रेस हो रही है और ये आपकी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है। अब ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है और ये कैंडिडेट है। इन तीनों कैंडिडेट्स में से जो भी इस रोप को पहले टच कर देगा ना, वही जो है जीता हुआ मान लिया जाएगा। मैटर नहीं करता उसको 50% वोट मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, बस इस रोप को जो बंदा टच कर जाएगा वही जो है जीता माना जाएगा भारतीय चुनाव प्रणाली के अंतर्गत। इसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक है,
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको बोला जाता है। और ये कौन सी प्रणाली हो जाएगी, ये जो है बहुलता प्रणाली जो है हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुलता प्रणाली ही जो है सामान्य भाषा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। और भारत में कौन सी प्रणाली लागू है चुनाव के लिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली ही लागू है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया आई डू वाइट आई डू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक को जो है रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। और ये पूर्व में जो है आरबीआई के गवर्नर भी होते थे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कौन सा देश 2024 में FIH हॉकी 5 विश्व कप के उद्घाटन की मेजबानी करेगा। तो ये ओमान ने की थी। ठीक है, 2024 का ये करंट अफेयर, हालांकि 2021 में ये क्वेश्चन पेपर लिया गया था पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब कांस्टेबल का। इसके अंदर जो है 2024 का करंट अफेयर आपसे पूछा गया था। वर्तमान में 2024 जा चुका है। अभी जो है 2024, 25, 26 ये 3 साल के करंट अफेयर आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, आई नो थोड़े ज़्यादा हैं, 2024 का, 2025 का और 2026 का। अगर 2021 में 2026 वाला पूछ सकता है तो यकीन मानिएगा 2026 में 2023 वाला भी जो है पूछा जा सकता है। करंट अफेयर का जो है डाटा मुझे थोड़ा सा यार डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उस डाटा को ढूंढने में और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। वीडियो बनाने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन जो डाटा है ना करंट अफेयर का, ये थोड़ा जो है लाने में बहुत जो है डिफिकल्टी आती है, टाइम वेस्ट बहुत आता है। इसीलिए हालांकि मैंने बोला तो था आपको करंट अफेयर भी करवा दूंगा, बट मैं यार शुरू नहीं करवा पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपके पास करंट अफेयर करवाने का कोई इजी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है मैं उस पर जो है काम करना शुरू कर दूं। ठीक है, बट यू डोंट वरी, जो है पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको हरियाणा का तो करंट अफेयर जरूर जो है प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, ईज 4.0 सुधार एजेंडा किससे संबंधित है। तो ईज 4.0 जो है ये सुधार एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से जो है संबंधित है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ईज 4.0 सुधार एजेंडा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। यह एक ऐसा सुधार एजेंडा है जो बैंकों को स्मार्ट बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम और सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो ये ईज 4.0 क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, हमारे सरकारी बैंक है, उनसे संबंधित ये ईज 4.0 जो है सुधार एजेंडा संबंधित है। और ये बैंकों को क्या सुनिश्चित करवाता है, स्मार्ट बैंकिंग जो है सुनिश्चित करवाता है, जिससे टेक्नोलॉजी सक्षम बैंक बन सके, ईजी उनका जो है काम हो सके और सहयोगी बैंकिंग पर वो ध्यान केंद्रित कर सके। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है चीन और रूस ने अपने देशों के बीच पहली सीमा पारीय पाइपलाइन का उद्घाटन किया है जो कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, साइबेरिया शक्ति जो है, साइबेरिया की शक्ति जो है यह कहलाती है। चीन और रूस दोनों ने जो है देशों ने पहली जो है ये पारीय पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। और ये कौन सी पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, तो ये जो है कौन सी है, ऊर्जा सहयोग को बढ़ाती है। ठीक है, नीचे लिखा भी गया है, उद्घाटन इसका 2019 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, चीन और रूस ने अपने देशों के बीच पहली सीमा पार पाइपलाइन का जो है उद्घाटन किया है। साइबेरिया की शक्ति जो है इसको कहा जाता है। यह पाइपलाइन रूस से चीन तक प्राकृतिक गैस, ये याद रखना भाई, प्राकृतिक गैस, ये पूछा जा सकता है अगेन दोबारा भी, 2019 में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल 2 स्टेटमेंट बेस या फिर 3 स्टेटमेंट बेस बनाएगा क्वेश्चन, कैसे, जैसे कि ये कहेगा चीन और रूस ने अपने देशों के बीच पहली सीमा पारीय पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या कहेगा, इस पाइपलाइन का उद्घाटन जो है दिसंबर 2019 में किया गया था, ये भी कथन सही हो जाएगा। तीसरा कथन आपको क्या देगा, ये पाइपलाइन शुरू करने का मकसद है चाइना और रूस के बीच जो है कोयला एनर्जी जो है उसको पहुंचाना है। तो यहां पर जो है तीसरा पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य है प्राकृतिक गैस को पहुंचाना रशिया और चाइना के बीच में। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया है भाई विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश, इतने आप सोचिएगा आंसर, मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, भारत में जो है पशुधन गणना कब होती, कितने सालों में होती है, बताया किसी को पशुधन गणना। तो भारत में पशुधन गणना जो है वो हर 5 साल में होती है। ठीक है, 5 साल में होती है।
पहली जो गणना थी वो कब हुई थी? पहली जो गणना थी वो 1919-1920 के बीच हुई थी, ठीक है। 1919 से 1920 के बीच में पहली गणना हुई थी, और लास्ट जनगणना अभी कब हुई है? 20वीं जनगणना हुई है, ठीक है। 20वीं पशु जनगणना, ठीक है, पशु जनगणना। और ये 20वीं पशु जनगणना कब हुई है? तो ये हुई है 2019 में। अभी लेटेस्ट पर काम चल रहा है, उम्मीद है बहुत जल्द आपको 21वीं पशु जनगणना जो है देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये भारत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? तो ये प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। इसके बारे में 2 लाइन है, जरूर ये आपको याद रखनी चाहिए। गाथा सप्तशती प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। ये सातवाहन राजा हाल के द्वारा जो है इसको रचित किया गया है, यानी कि लिखा गया है। 700 गीतों का एक संग्रह है यह, जिसे गहा सतसई भी कहा जाता है। ये 2 लाइन जरूर है, लेकिन याद रखना भाई, स्टैटिक जीके से इंडिया जीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है। गाथा सप्तशती को किसने लिखा है? सॉरी, राजा हाल के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। कहां, किस वंश के ये राजा होते थे? सात वंश के राजा होते थे, ठीक है। सातवाहन के ये राजा होते थे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे सातवाहन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। क्या सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और इसका एक अन्य नाम भी याद रखना भाई, गहा सतसई भी जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया घर बनाने की ईंट किस मिट्टी से बनाई जाती है? तो ये बाढ़ की मिट्टी से जो है घर बनाने की ईंटों को बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया IORA, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे IORA, ठीक है। IORA, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना जरूर आप याद रखना, एस्टैब्लिशमेंट आपको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और आपको याद रखना है इसके अंदर देश कितने शामिल है? तो 23 देश इसके अंदर शामिल है, ठीक है। 23 देश जो है इसके अंदर शामिल है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये एक बार देख लेना भाई, अफ्रीका से संबंधित कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है, एशिया के जो है कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है, ओशनिया का ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर शामिल है, और यूरोप का फ्रांस देश इसके अंदर शामिल है। एक बार आप नजर जरूर घुमा लेना, क्योंकि इन 23 देशों में से मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऑप्शन आपको दे देगा इन देशों में से, और चौथा ऑप्शन ऐसा दे देगा जो इन देशों के या फिर कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं मिलेगा। एक बार जो है इन देशों को आप जरूर एक बार आंखों के आगे से निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको ये तो याद रखना है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना जो है 7 मार्च 1997 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसके सदस्य देश कितने हैं? 23 सदस्य देश जो है इसके हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें बिल्कुल जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सबसे पहले आप याद रखेंगे फुल फॉर्म गैट की, GATT। ये पूर्व में जो है क्वेश्चन पूछा गया है गैट की फुल फॉर्म, कि भाई आपको एक शब्द दे देगा जैसे कि GATT, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बता रहा हूं गैट से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब आपकी स्थापना इसकी याद रखनी है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी स्थापना कब हुई थी? गैट की स्थापना। इसकी स्थापना तो वैसे इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे ना, वो तो 1947 में किए गए थे, लेकिन स्थापना मान सकते हैं ये जो है प्रभाव में कब आया? तो ये प्रभाव में आया 1 जनवरी 1948 को जो है ये प्रभाव में आया था, ठीक है। 1948 ही आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो है क्या स्थापना की गई? तो इसके बाद स्थापना की गई WTO की, ठीक है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ना विश्व व्यापार संगठन हुआ, मतलब गैट के बाद जो है किस में इसको परिवर्तित कर दिया गया? गैट को जो है किस में परिवर्तित कर दिया गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जो है परिवर्तित कर दिया गया। और इसकी स्थापना भी कब हुई? 1995, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर।
क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 382 हो जाएगा। ठीक है, 382 हो जाएगा। भारत का हो गया तो भैया हम हरियाणा का भी देख लेते हैं, हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा का कितना हो जाएगा, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 हो जाएगा। ठीक है, 573 जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है 573 व्यक्ति रहते हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, वहीं भारत की बात करूं तो 382 जो है 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहती हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब शुरू की थी, तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1998 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था। किस योजना को शुरू किया गया था, किसान क्रेडिट योजना। ये याद रखना, किसान क्रेडिट कार्ड जो है योजना 1998 में जो है इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले भाई बार बार ना कहना पड़े, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को जो है जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है कहां पर खोला गया था, तो भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है ये बेंगलुरु के अंदर खोला गया था। और कब खोला गया था, 2001 में इसको खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। किसने यह परिभाषा दी थी कि इतिहास सबसे पुरानी कला है और विज्ञान जो है, साइंस जो है बनने के लिए सबसे कम उम्र का जो है आकांक्षी है। तो किसने ये जो है व्याख्या की थी, किसने जो है यह कथन कहा था, तो ये हो जाएगा जे एबरी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया द्वितीयक उत्पादकता डैश की दर है। तो द्वितीयक उत्पादकता जो है किसकी दर हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्ता द्वारा नया जैविक पदार्थ का निर्माण करना। ये हो जाएगा 22 का राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं, प्राथमिक और द्वितीय दोनों के बारे में लिखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। प्राथमिक के बारे में पूछ सकता है, अगर द्वितीय पूछा है तो प्राथमिक में के बारे में पूछ सकता है। अब प्राथमिक उत्पादकता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पौधों द्वारा जैविक पदार्थ का निर्माण। जब पौधों के द्वारा जैविक पदार्थ का निर्माण किया जाता है तो ये कौन सा होता है, प्राथमिक उत्पादकता की दर कहलाता है। वहीं द्वितीयक उत्पादकता की दर की बात करें तो उपभोक्ता यानी कि जानवर क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं ना, शाकाहारी खाते हैं, द्वारा नया जैविक पदार्थ का जो है निर्माण किया जाता है, जिसमें पौधे या अन्य जानवरों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब उपभोक्ता के द्वारा नया जैविक पदार्थ का जो है निर्माण किया जाता है तो यह द्वितीयक उत्पादकता की जो है दर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है वह राज्य जिसने प्रसन्नता विभाग स्थापित किया है और जीवन की और सकारात्मक दृष्टिकोण सिखाने के लिए प्रसन्नता कैंप का जो है आयोजन किया है। बेसिकली आपसे पूछा गया है प्रसन्नता विभाग जो है भारत के 28 राज्यों में से किसके द्वारा जो है ये स्थापित किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा 2016 में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो राष्ट्रपति होता है और एक महासचिव होता है। ठीक है, दोनों एक मत समझ लेना भाई, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं राष्ट्रपति, यहां पर लिख दिया महासचिव। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई ये क्वेश्चन पेपर लिया गया था 2021 में। अब 2021 में राष्ट्रपति पूछा गया ना, तो राष्ट्रपति जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का राष्ट्रपति 2021 में कौन होता था, अब्दुल्ला शाहिद होता था। लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, आपको याद रखना है 2025 वाला। ठीक है, 2025 में जो है कौन हो जाएगा, एनालेना बेयरबोक हो जाएगा। ठीक है, एनालेना, बड़ा ही अजीब नाम होते हैं यार इनके, एनालेना बेयरबोक हो जाएगा। ठीक है, बेयरबोक। और वहीं महासचिव की बात करूं 2025 की, ये आपको पता ही होगा, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। ठीक है,
गुटेरस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नाम 2025 वाले जो है आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है उपलब्ध निर्गत पर समग्र मांग में एक वृद्धि से मूल्य स्तर में एक वृद्धि होती है, ऐसी स्फीति डैश कहलाती है। तो ऐसी स्फीति जो है मांग जनित जो है स्फीति कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है भारत का कौन सा राज्य जो है ईश्वर का अपना देश नाम से जो है लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? तो भारत का केरल राज्य जो है ईश्वर का अपना देश के नाम से जो है लोकप्रिय हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, और क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है काली और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो वैसे इस क्वेश्चन का अभी जो है अपने दिमाग में आंसर आप सोच लीजिएगा। इतने में जो और हिमालय है ना उनके बारे में बता देता हूं, जैसे कि पंजाब हिमालय। किन नदियों के बीच के जो भाग को है पंजाब हिमालय बोला जाता है? तो सिंधु और सतलुज नदी। ठीक है, सिंधु और सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदियों के बीच के भाग को जो है पंजाब हिमालय बोला जाता है। असम हिमालय किसके बोला जाता है? तीस्ता नदी और दिहांग नदी। ठीक है, तीस्ता और दिहांग। दिहांग, दिहांग किसको बोलते हैं पता है ना? दिहांग नाम किसका है? ब्रह्मपुत्र का है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बीच का जो क्षेत्र है ना उसको जो है असम हिमालय बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किसको बोला जाता है? काली नदी, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। अब आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो काली और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है कुमाऊं हिमालय जो है बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों चारों ऑप्शन जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पे मैंने डिटेल से दे दिया गया है, ये भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आप सभी को पता होगा नेल्सन मंडेला की ये आत्मकथा है। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं तो इटली में राज्य के औपचारिक प्रमुख के साथ एक संसदीय प्रणाली है। इटली है ना जो इटली, यहां पर राज्य का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में ये कर बताएंगे लिखकर कि भारत में जो है राज्य का औपचारिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, औपचारिक प्रमुख का तो मतलब समझते होंगे ना, जैसे कि राष्ट्रपति क्या है? औपचारिक ही प्रमुख है, मतलब कि सिर्फ उसका नाम होता है, काम तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। इसी तरह राज्य के अंदर जो है मंत्रिपरिषद और जो मुख्यमंत्री है ना, सारे काम तो वो करते हैं, लेकिन किसके नाम पर करते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, यानी कि राज्य का जो है कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 30 पर, क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये पढ़ लेना, यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूं तो 30 में क्या बोला गया? बायोमेट्रिक तकनीक वैधीकरण के लिए डैश का प्रयोग करती है। तो ये जो बायोमेट्रिक होती है ना, बायोमेट्रिक क्या होती है? बायोमेट्रिक आपको, आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर पे आपको क्या है? बायोमेट्रिक तो आपकी कराते हैं ना, वही पूछा गया ये बायोमेट्रिक। अब आपको पता चल जाएगा शायद बायोमेट्रिक क्या होता है। बायोमेट्रिक जब आप एग्जाम के अंदर जाते हैं, एग्जाम शुरू होने से पहले आपके अंगूठे का जो साइन लिया जाता है ना, वही बायोमेट्रिक होता है। नेत्र का रेटिना भी होता है, उंगली छाप भी होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कई बार जो है वैसे एग्जामों में नेत्र का रेटिना नहीं लिया जाता, ओनली अंगुली की जो अंगूठा है ना उसी का जो है इंप्रेशन लिया जाता है। बाकी जो बड़े बड़े जो बैंकिंग वगैरह होते हैं उसमें तो नेत्र का रेटिना भी, जो आंखों का रेटिना होता है ना, उसकी भी जो है ये बायोमेट्रिक के तौर पर जो है ली जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है एडम स्मिथ को जो है बोला जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये जो एडम स्मिथ थे ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, यानी कि इकोनॉमी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक्स के इतने
अच्छे स्टैंडर्ड के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के अंदर। मुझे नहीं लगता, कुछ बच्चों को छोड़कर जो है मोस्टली ये सारे क्वेश्चन जो है गलत करके आए होंगे, क्योंकि एचएसएससी के अंदर जो है इकोनॉमी को इतना जो है प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। यही मान के हम सब तैयारी करते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछेगा यार इकोनॉमिक्स के, और वो भी बजट और इकोनॉमी से पूछ लेगा, इकोनॉमिक जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन कई बार जो एग्जामिनर का मूड सही नहीं होता, या फिर मान लो कि बड़ा ही टफ लेवल में उसको क्वेश्चन पूछना होता है, तब वो जो है इकोनॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर चला जाता है, जो कि 2021 के अंदर ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए अब मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स का भी जो है बेसिक आपको क्लियर करवाना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इकोनॉमी को भी जो है डेफिनेशन वाइज बेसिक चीजें जो है हम स्टार्ट करें, या फिर इकोनॉमिक्स को सिर्फ बजट्स और इकोनॉमिक सर्वे पर ही छोड़ दें। ये अपने थॉट जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन पर आ जाते हैं 31 पर। ये जो एडम स्मिथ थे, ये स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, और एडम स्मिथ को उनकी 1776 में प्रकाशित पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि पहले भी पूछी गई है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य मानती है। उन्होंने अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड के सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया था। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनविजिबल हैंड या फिर जो है अदृश्य हाथ का जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एडम स्मिथ के द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारी पीडीएफ जो है यहीं पर समाप्त हो गई है। नीचे सारों के ऑफिशियल आंसर भी जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, बस आपको मेरे लिए एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जो भी जो है एचएसएससी या फिर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, एचएसएससी ग्रुप सी के रिजल्ट का और नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपने भविष्य को जो है खतरे में डाल रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, यही समय है अपने आप को उभारने का, अपने आप को जो है तेज तर्रार बनाने का, और बच्चों से आगे निकलने का। सिर्फ यही जो है समय है। ये समय जो है बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। यकीन मानिएगा, समय की अगर आप कदर नहीं करेंगे ना, तो जब ये भर्ती खत्म हो जाएगी तो उस समय जो है समय भी आपकी जो है रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मेरा ये मानना है, इंसान को कभी भी जो है पछतावा नहीं होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, जो आप करते हैं उसको बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए, जो मैं नहीं चाहता आपको बाद में हो। इसीलिए मैं जो है बेसिक से बिल्कुल जीरो से जो है ये चीज़ें यहाँ पर करवा रहा हूँ। यूट्यूब पर मैं देख चुका हूँ, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे चीज़ें जो है कोई भी नहीं करवा रहा, सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चन उठा के करवा देते हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। हम जो है सिलेक्शन के लिए जो है यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, और हम सिलेक्शन लेके भी रहेंगे। और सिलेक्शन कैसे होगा? सिर्फ इसी तरीके से जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम से जो है ऑप्शन मिलेगा, इसको जो है प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने प्रॉमिस किया है आपको भी बस क्या है, कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यूटी दिखानी पड़ेगी, फिर जो है चीज़ें आपको आसान लगती हुई चली जाएंगी। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है, या फिर कोई भी गाइडेंस चाहते हैं हरियाणा पुलिस या एचएसएससी के बारे में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।